नमस्कार, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो मैं उन हरियाणा के समस्त युवा वर्ग जो बेरोजगार हैं और हरियाणा सरकार में नौकरी पाना चाहते हैं, उनके फायदे के लिए ये वीडियो आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। आप मेरे इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो हरियाणा सरकार के द्वारा नोटिफाई की गई है सरकारी सेवा में भर्ती करने के लिए। ये भर्तियाँ हरियाणा सरकार में ग्रुप और C और D के पदों पर भविष्य में की जाएंगी। उनके लिए हरियाणा सरकार ने कुछ नियम और शर्तें बनाई हैं, जिनका नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार के द्वारा 13 सितंबर 2021 को नोटिफिकेशन के माध्यम से किया। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी युवाओं, लड़के और लड़कियों के लिए बड़ा फायदेमंद है। इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबा करके मेरे चैनल SP टॉक्स को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, क्योंकि मेरे अन्य वीडियो बहुत आने हैं जो कि हरियाणा सरकार के रूल्स पर आधारित होंगे, और जो नए लड़के और लड़कियां सरकारी सेवा में भर्ती प्राप्त करेंगे उनके लिए भी बड़े फायदेमंद हैं, और जो रिटायर होने जा रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं कर्मचारी, उनके लिए भी बड़े फायदेमंद हैं। और मैं सभी कर्मचारी जो वर्तमान में हरियाणा सरकार में कार्यरत हैं, उनसे भी इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूं कि वो भी सभी अपने जानने वाले लड़के और लड़कियों, अपने रिश्तेदारों, अपने संबंधियों, अपने दोस्तों के बच्चों को ये सारी बातें बताएं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का विषय जो है वो है CET, हरियाणा सरकार के द्वारा लिए जाने के बारे ग्रुप C और D की भर्तियों के लिए की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इंट्रोडक्शन दी है, इंट्रोड्यूस किए हैं ये हिदायतें। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप सारी बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनें और समझें, इसलिए यह वीडियो मैं 2 पार्ट में लेकर आया हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि हरियाणा सरकार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन विभाग की जनरल सर्विस 1 ब्रांच, सामान्य सेवाओं की 1 ब्रांच, 3 ब्रांचें हैं हरियाणा सरकार की सामान्य प्रशासन में, सामान्य सेवाओं के लिए 1, 2 और 3। तो ये जनरल सेवाएं 1 ब्रांच के द्वारा 13 सितंबर 2021 को एक पत्र जारी किया गया, जिसके साथ हरियाणा सरकार प्रशासन विभाग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन नंबर 42/2019-5GS-1 डेटेड 10 सितंबर 2021 को नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या इंट्रोड्यूस किया गया? CET एग्जाम के आने वाले समय में हरियाणा सरकार ग्रुप C और D की सेवाओं के पदों के लिए जो भी भर्ती करेगी
उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट कौन होंगे, उनको कैसे इसमें प्रवेश मिलेगा, क्या क्या दस्तावेज देने होंगे, शर्तें क्या हैं, इस टेस्ट के लिए, इस परीक्षा के लिए यदि कोई फीस सरकार को जमा करानी है तो वो कितनी है, किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी फीस निर्धारित की गई है। तो ये सब बातें इस नोटिफिकेशन में सरकार के द्वारा बताई गई हैं। भविष्य में ऐसा ही होगा। और ये भी बताया गया कि परीक्षा कौन लेगा, ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती के लिए। इसके लिए सरकार ने हरियाणा सर्विस कमीशन को इसके बारे में अधिकृत किया है। HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो ये परीक्षा लेगा। तो दोस्तों चलिए हम इन पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और पुनः आपसे मैं कहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो तुरंत करें, और मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन दबा करके तुरंत सब्सक्राइब भी करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको पत्र दिखा रहा हूं। हरियाणा सरकार का पत्र नंबर 42/119/2019-5GS-1 दिनांक 13 सितंबर 2021, जो कि हरियाणा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जनरल सर्विस 1 ब्रांच, सामान्य सेवाएं 1 ब्रांच के द्वारा जारी किया गया है। यह पत्र किन किन को आप पढ़िए, देखिए अपनी स्क्रीन पर किन किन को जारी किया है। टू नंबर 1 ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा, नंबर 2 ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, नंबर 3 ऑल द मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल बोर्ड कॉर्पोरेशंस ऑफ हरियाणा स्टेट, नंबर 4 ऑल द डिविजनल कमिश्नर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, नंबर 5 ऑल द डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा। इन सभी को पत्र जारी किया है। ये जो मैंने आपको नंबर बताया, इस पत्र का विषय आपकी स्क्रीन पर है। रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी एंड डी पोस्ट, प्रेस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीईटी के ग्रुप सी और डी की पदों पर भर्ती के लिए सार्वजनिक पात्रता परीक्षा का निर्धारण, ये विषय है इस पत्र का। आगे लिखा है, सर मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन टू द सब्जेक्ट नोटेड अबव एंड टू से दैट with a view to secure and sustain the confidence of public in general and to ensure unquestionable trustworthiness in the public recruitment examinations, the government has introduced a common eligibility test CET to simplify and standardize the recruitment process for group C and D posts। इसमें लिखा है कि मैं आपका ध्यान, इन सभी को कौन लिख रहा है, ये चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा की तरफ से ये पत्र जारी किया गया। इन सभी को जो मैंने आपको पढ़ के बताया गया, सभी डिपार्टमेंट्स को भेजे गए हैं, बोर्ड कॉर्पोरेशन को भेजा गया, डिविजनल कमिश्नर को भेजा गया, डिप्टी कमिश्नर को भेजा गया है। क्या लिखा है चीफ सेक्रेटरी ने कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए कहूं क्या कि जनरल जनसाधारण का शब्द यूज आया है, पब्लिक इन जनरल, समस्त पब्लिक इन जनरल को बताया जा रहा है उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए, उनका विश्वास बनाए रखने के लिए, किसमें, सरकार में। यह उद्देश्य है इस लेटर का, क्या कि जनसाधारण का विश्वास बना रहे, उनका विश्वास सुरक्षित रहे। और सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया, आश्वस्त किया गया है कि किसी भी प्रकार की शंका ना हो और विश्वास बना रहे, किसमें, सार्वजनिक भर्तियों में। सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक भर्तियां की जाती हैं उनमें ऐसा विश्वास बना रहे जनसाधारण का, इस उद्देश्य को लेकर के। और जो भर्तियों के ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए जो प्रक्रिया की जानी है उसका सरलीकरण हो,
सामान्य बनाया जाए, सरल बनाया जाए, सरल से सरलतम बनाया जाए और उसका मानकीकरण भी हो, स्टैंडर्डाइज भी हो, वो स्तर ऊंचा हो, ताकि काबिल व्यक्ति ही सरकार की सेवा में आए और सरकार के कार्यों को बड़े अच्छे ढंग से, सरकार की नीतियों को, सरकार के कानूनों को पब्लिक के लिए, उनके भलाई के लिए समय समय पे जो बनाए जाते हैं उनको क्रियान्वित कराएं। नंबर 2 में दिखा है द टर्म एंड कंडीशन रिलेटिंग टू कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हैव बीन पब्लिश्ड वाइट गजट नोटिफिकेशन नंबर 42/119/2019 GS1 डेटेड 10/9/2021 एंड कॉपी ऑफ द सेम इज एनक्लोज्ड हियरविद फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन वेयर नेसेसरी। कहा है कि जो भी इस सीईटी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सार्वजनिक पात्रता परीक्षा के लिए जो भी शर्तें निर्धारित की गई हैं वो सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 10/9/2021 के माध्यम से प्रकाशित की जा चुकी हैं, उनकी प्रति संलग्न करके भेजी जाती है। किस लिए? आपके सूचनार्थ, फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन, और कार्यवाही के लिए वेयर नेसेसरी, जहां जरूरी है आपके द्वारा कार्रवाई करनी वहां करें। अर्थात खुला आदेश दे दिया कि तुरंत कार्रवाई हो। अब मैं आपके सामने वो नोटिफिकेशन का प्रारूप रख रहा हूं, देखिए आप स्क्रीन पर। हरियाणा गवर्नमेंट गजट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी। हरियाणा गवर्नमेंट का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, 10 सितंबर 2021 का। इसमें बताया गया है ए फेयर एंड रीजनेबल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन टू पोस्ट सब्जेक्ट टू द नॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अंडर आर्टिकल 16(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं आपको अपने सभी वीडियो में बता रहा हूं कि जितनी भी सरकार की नोटिफिकेशन होती हैं कर्मचारियों से संबंधित, कर्मचारी की सेवाओं से संबंधित, वो सभी भारत के संविधान की धाराओं के तहत जारी की जाती हैं। और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुई है भारतीय संविधान की धारा 16(1) के तहत जारी हुई है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो ये एक संवैधानिक जरूरत है। ए फेयर एंड रीजनेबल रिक्वायरमेंट प्रोसेस इज ए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वही बात बताई है कि ये एक मौलिक जरूरत है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 14 की। एज वेल एज विद व्यू टू सिक्योर एंड सस्टेन a confidence of the public in general and to ensure unquestionable trustworthiness in the public recruitment examination। जो जनसाधारण की भर्ती के लिए जो परीक्षाएं हैं उसमें विश्वास बना रहे, किसी प्रकार की कोई शंका ना हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए विश्वास कायम करने के लिए ही ये नोटिफिकेशन है। The government of Haryana proposes to introduce a common eligibility test to simplify and standardize the recruitment process of government employment to be conducted by the Haryana Staff Selection Commission। मैंने अभी बताया आपको कि ये घोषणा हो चुकी कर दी कि ये ग्रुप सी फॉर रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी एंड डी पोस्ट के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अधिकृत किया गया है दोस्तों। तो ये अब जो मैं लाइनें पढ़ के सुना रहा हूं आपको, ये ध्यान पूर्वक सुने दोस्तों, मेरे इस वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनना। ये बहुत ही जरूरी बातें हैं किनके लिए? वो लड़के और लड़कियां जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं हरियाणा सरकार में, किसकी? ग्रुप सी और डी के पदों पर, चाहे वो किसी भी विभाग की हो, बोर्ड कॉर्पोरेशन की हो, लोकल बॉडीज की हो, जो भी हरियाणा सरकार के अधीन विभाग या बोर्ड कॉर्पोरेशन लोकल बॉडीज हैं, उनमें भर्तियां ग्रुप सी और डी के लिए। ये बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने वाली हैं दोस्तों। मेरे वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि स्किप करोगे ये बातें रह जाएंगी। और सभी लड़के लड़कियां जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं बड़े ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक देखें और अपने दोस्तों को बताएं कि वो मेरे वीडियो को देख करके ज्ञान प्राप्त करें।
और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो तुरंत करें। तो जो बात मैं आपको अभी बताई कि ध्यान से सुनना, वो ये है क्या, द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल इंश्योर अटमोस्ट सीक्रेसी। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए लिखा गया है कि वो इंश्योर करे, आश्वस्त करेगा क्या, अटमोस्ट सीक्रेसी, परम गोपनीयता, अर्थात किसी भी प्रकार की लीकेज नहीं होगी, एग्जाम में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परम गोपनीयता बरतेगा। कब, जब ये परीक्षा लेगा। एंड रिक्विजिट क्वालिटी, और आवश्यक जो भी जरूरी है क्वालिटी मेंटेन करना, उसकी गुणवत्ता मेंटेन करना, अर्थात जो प्रश्नोत्तरी होगी उसमें गुण आधार पर जो स्टैंडर्ड है इस परीक्षा का, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखेगा। कौन है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है ये। ऑफ द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट इज फर्दर प्लीज्ड। आगे कहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट इज फर्दर प्लीज्ड टू प्रेस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन फॉर द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हरियाणा सरकार आगे अब ये नई जो शर्तें हैं इसकी, टर्म एंड कंडीशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए वो घोषित करती हैं। क्या, प्रेस्क्राइब करती है, निर्धारित करती है। कैसे, नंबर 1 पे बताया, आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऐसी बात नहीं, मैं आपको एक एक लफ्ज आपकी स्क्रीन पे दिखा के बता रहा हूं ताकि आप मेरे को सुन के समझे और पढ़ भी ले साथ साथ। एप्लीकेबिलिटी, किन पर अप्लाई होता है, कैसे एप्लीकेबिलिटी होगी, लागू कैसे होंगे ये। दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप C and D पोस्ट ईयर मार्क फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एनी बोर्ड, corporation, statutory body or any other agency owned and controlled by the state government other than any university established by or under a state act। कि यह ऑर्डर उन पर अप्लाई होगा, किन पर, ग्रुप C और D की पोस्टें की भर्ती के प्रक्रिया पर लागू होगा। कौन सी पोस्टें, जो कि सीधी भर्ती के लिए बनाई गई हैं, ईयर मार्क की गई हैं। यहां मैं आपको ये थोड़ा सा सरल कर दूं इस बात को कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात आई है, सीधी भर्ती की बात आई है, क्या है कि सभी विभागों में सेवा नियम बने हुए हैं प्रत्येक ग्रुप के लिए, A, B, C और D के लिए। जो सैंक्शन पोस्टें हैं उनकी पदनामित है वहां पे। उस पदनामित पोस्टों में कितने % सीधी भर्ती होगी, अर्थात एजेंसी के द्वारा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा होगी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा होंगी, और कितने % बाई प्रमोशन होगी निम्न पदों से उच्च पदों पर आने के लिए। कहीं 70-30 का रेशो है, कहीं 75-25 का रेशो है, कहीं 80-20 का रेशो है, अर्थात 70, 75 और 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 25, 30 और 20 वो बाय प्रमोशन। तो ये सीधी भर्तियों की बात हम कर रहे हैं कि उन्हीं पोस्टों के ऊपर लागू है जो सीधी भर्तियों पर, अर्थात जो बाय प्रमोशन है उन पर लागू नहीं है। ये कहां है, सभी डिपार्टमेंटों में भी, सरकार के, हरियाणा सरकार के सभी विभागों में, सभी बोर्ड कॉर्पोरेशन में, सभी स्टैट्यूटरी वैधानिक बॉडी जो हैं, MCs वगैरह, और दूसरी अन्य एजेंसियां जो कि सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा ऑन की गई हैं, उनकी अपनी हैं और उन्हीं के द्वारा कंट्रोल हो रही, की जा रही हैं। और कौन सी अदर देन एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाई और अंडर स्टेट एक्ट, जो वो सारी यूनिवर्सिटियां जो राज्य सरकार ने एक्ट के द्वारा, नियम के द्वारा, लॉ के द्वारा जो है ना वो स्थापित की हैं, वहां लागू होंगी।
देखिए, मैं हर बात को आपको बड़े ध्यान से और बड़े एक एक वर्ड के मीनिंग को समझा रहा हूं, ताकि बच्चे जो हैं, जो सेवा में आना चाहते हैं, वो समझ जाएं कि क्या है मामला। आगे डेफिनेशन है दोस्तों, कुछ डेफिनेशन होती हैं कि जो जैसे कि CET है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड है, इस प्रकार की जो होंगी, गवर्नमेंट है, कमीशन है, परिवार पहचान पत्र नंबर है, ये क्या चीज है उसको परिभाषित किया गया है। तो नंबर 1 पे बोनाफाइड रेजिडेंट। बोनाफाइड रेजिडेंट का मतलब असली निवासी, कहाँ का? हरियाणा का। बोनाफाइड रेजिडेंट मीन्स ए पर्सन हु इज ए रेजिडेंट ऑफ हरियाणा सेटिस्फाइंग द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या हरियाणा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो भी समय समय पे हिदायतें जारी होती हैं, किसके लिए? जो ये बताती हैं कि बोनाफाइड रेजिडेंस की क्या शर्तें हैं, उनके अधीन जो भी निवासी हैं वो बोनाफाइड रेजिडेंट कहलाएंगे। CET नंबर 2 मीन्स द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब सार्वजनिक पात्रता योग्यता परीक्षा, होल्ड बाय हरियाणा स्टेट। कौन सी परीक्षा? ये केवल हरियाणा राज्य द्वारा ही ली जा रही है, किसी और राज्य द्वारा ली जाने वाली नहीं। विच शैल बी ए कंप्यूटर बेस्ड। देखिए, मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, इसमें बहुत बातें आएंगी जो कि आपको समझ नहीं है, क्योंकि पात्र जो हैं कैंडिडेट, उनको समझना बहुत जरूरी है कि ये एग्जाम कंप्यूटर बेस होगा। कंप्यूटरकृत जमाना है आज, दफ्तर सारे कंप्यूटरकृत हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ही एग्जाम होगा, क्योंकि पेपरलेस भी किया जा रहा है कार्यालयों को। ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होंगी और ऑफलाइन भी हो सकती हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग होगी, बड़ी लेंस के द्वारा रीडिंग होगी। बेस्ड टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड इट शैल बी बिलिंगुअल, दैट इज कंडक्टेड हिंदी एंड इंग्लिश। और ये दोनों भाषाओं में ली जाएगी। ये ऑप्शन है कैंडिडेट की, चाहे वो हिंदी में दे या अंग्रेजी में दे, दोनों भाषाओं में ली जाएगी। नंबर 3 पे है CET स्कोर। स्कोर क्या होगा? नंबर क्या होंगे? मीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द CET प्लस मार्क्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सोसाइयो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इफ एनी। कि ये वो नंबर होंगे, वो मार्क होंगे, कौन से? जो CET प्लस मार्क कहलाए जाएंगे, जो कि अनुभव के आधार पर दिए जाएंगे, किसी ने पहले काम कर रखा होगा उसके आधार पर, और सोसाइयो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये आगे आएगा। सोसाइयो सामाजिक और आर्थिक जो क्राइटेरिया है निवासियों का, उनके आधार पर नंबर दिए जाएंगे। कोई गरीब है जी, तो कोई सामाजिक पिछड़ा है, तो उसके आधार पर ये नंबर दिए जाएंगे। कमीशन से मतलब है मीन्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, समझ गए होंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है गवर्नमेंट से मतलब है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। हरियाणा सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, ये सरकार है। आगे आया परिवार पहचान नंबर, मीन्स द फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द हरियाणा परिवार पहचान एक्ट 2021। अभी पीछे हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाए थे, सभी को मालूम है, सभी ने बनवाए हैं। उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उससे मतलब है इसका परिवार पहचान नंबर, जो हरियाणा सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान एक्ट 2021 के सेक्शन 21 के तहत जो बनाए थे, उसकी व्याख्या की है। तो ये थी कुछ डेफिनेशन। आगे नंबर 3 है मित्रों, एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन CET। कि CET में दाखिले के लिए, अपीयर होने के लिए क्या उसकी पात्रता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन उसका पात्र है, ये बड़ा ध्यान से सुनो जरा।
मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। और मेरे वीडियो को यदि आपने अभी लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तुरंत करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत काम की चीज़ें लेके आ रहा हूँ। आने वाले समय में सब बातों को, जो भी सरकार के कर्मचारियों के, रिटायरियों के संबंध में जो भी कानून, हिदायतें, रेगुलेशन होंगे, वो मैं आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूँगा दोस्तों। इसलिए मेरे वीडियो को ध्यान से देखें और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अवश्य लाइक भी करें और शेयर भी करें। पात्रता में बताया गया फॉर ग्रुप सी पोस्ट। देखिए, ये एग्जाम 2 ग्रुपों के लिए है, ग्रुप सी और डी के लिए। अब मैं बता रहा हूं ग्रुप सी की पात्रता क्या है, अलग अलग बताऊंगा। फॉर ग्रुप सी पोस्ट द एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन शैल बी 10+2 और एज पर प्रोविजन इन सर्विस रूल्स। के ग्रुप सी की पोस्टों के लिए जो अनिवार्य क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 10+2 होगी, या जो उस पोस्ट के जो नियम है सरकार के विभागों के, उनके नियमों में जो निर्धारित है वो होगी। 10+2 तो है, इसके अलावा यदि कोई कम या ज्यादा है वो उन नियमों के अनुसार होगी जो उन विभागों के ग्रुप सी के नियमों में निर्धारित की हुई है। एंड फॉर ग्रुप डी, अब ग्रुप डी पोस्ट के लिए आ जाइए। द सेम शैल बी मैट्रिक, ये क्वालिफिकेशन मैट्रिक 10वीं पास होगी दोस्तों। किसके लिए, ग्रुप डी के लिए। और या एज पर प्रोविजन इन ग्रुप डी एक्ट। अब ये शब्द आया ग्रुप डी एक्ट, अभी पीछे 1.25 साल पहले सरकार ने एक ग्रुप डी एक्ट बनाया है कि ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा आपके बीच में। अब इसमें थोड़ा सा जिक्र है, वो व्याख्या थोड़ी सी मेरा करना जरूरी था कि ग्रुप डी एक्ट में जो लिखा हुआ है वो होगी, या तो मैट्रिक होगी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए, या जो उस एक्ट में लिखा हुआ है वो होगी, क्योंकि दोनों में तालमेल बनाना है। इट शैल बी एसेंशियल फॉर ऑल दैट हिंदी और संस्कृत शुड बी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। और इन सभी में एक अनिवार्यता है, वो क्या, कि हिंदी या संस्कृत एक विषय जरूर होगा, दोनों में, ग्रुप डी में भी और ग्रुप सी में भी। आगे दोस्तों है रजिस्ट्रेशन फॉर सीट। सीईटी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी तुरंत, तभी आप इसमें अपीयर हो सकते हैं, तभी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। उसकी शर्तें क्या हैं? ऑल एप्लीकेंट शैल रजिस्टर ऑन ए डेजिग्नेटेड पोर्टल। हरियाणा सरकार ने एक डेजिग्नेटेड पोर्टल बनाया है, उसका नाम क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन haryana.gov.in। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए इस लेटर में क्लियर। बाय ए लास्ट डेट ड्यू टू बी नोटिफाइड, जो भी डेट नोटिफाई की जाएगी, अंतिम तिथि उसकी रजिस्ट्रेशन की, उससे पहले प्रोवाइडिंग ऑल पर्टिकुलर relating to the identity of the applicant and also uploading all the required documents relating to claim for reservation, educational qualifications, experience and socio-economic criteria and such other detail as the government or the commission may seek from time to time for the purpose of recruitment। कि समय समय पर सरकार या कमीशन, कौन? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, समय समय पर इन भर्तियों के मामले में, कि भर्तियों के कार्य से जो भी मांग करेगा, क्या क्या चीजें, सारे के सारे पर्टिकुलर अपने जितने भी डिटेल है, किससे संबंधित? आपकी पहचान से संबंधित, आइडेंटिटी ऑफ द एप्लीकेंट, प्रार्थी की आइडेंटिटी, पहचान के लिए जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो देना होगा।
अपलोड करना है। एंड आल्सो अपलोडिंग ऑल द रिक्वायर्ड, जो भी वांछित दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स है कौन कौन से, रिलेटिंग टू क्लेम फॉर रिजर्वेशन, जो के आरक्षण का लाभ मांगते हैं उनके लिए जो दस्तावेज जरूरी हैं वो देने पड़ेंगे आरक्षण के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मैंने आपको जो बताया कि 10 जमा 2 और मैट्रिक, इनके प्रूफ के तौर पर सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन के वो देने होंगे। एक्सपीरियंस यदि अनुभव किसी का है पुराना वो देना होगा। और सामाजिक और आर्थिक क्राइटेरिया से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो देने होंगे। और सभी अन्य दस्तावेज जो भी सरकार या कमीशन समय समय पे मांगेगा। नंबर 2, द परिवार पहचान नंबर। अभी जो परिवार पहचान एक्ट के तहत परिवार पहचान पत्र बनाए हैं वो नंबर या आधार नंबर ये देने होंगे। एनेबल दी रिक्रूटिंग एजेंसी, जो भी एजेंसी रिक्रूटमेंट कर रही है अर्थात हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसको सक्षम बनाता है ये किसके लिए, टू वेरीफाई द एप्लीकेंट्स क्लेम, प्रार्थी के दावों की पुष्टि करने के लिए ये चाहिए। कौन से, इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंस, उसके आवास की प्रूफ, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, कास्ट जाति प्रमाण पत्र यदि कोई आरक्षण वगैरह मांगता है तो, एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र, फैमिली इनकम, पारिवारिक आय, असेट्स संपत्ति का ब्यौरा, स्टेटस ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का स्तर किस स्तर के हैं वो, कैसे, इफ एनी पेरेंट हैज एक्सपायर्ड द वेरिफिकेशन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट इज इन्वॉल्व, यदि माता पिता मृतक हैं तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिएंगे, देने होंगे, शामिल है उसमें। मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्तर बताना होगा कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, किसके लिए, ओ फीमेल एप्लीकेंट के लिए। इसके अलावा सेपरेशन सर्टिफिकेट ऑफ लीगली सेपरेटेड वुमन, यदि कोई तलाकशुदा महिला है उसको सेपरेशन का, तलाक का प्रमाण पत्र देना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यदि कोई दिव्यांगता है, अपंगता पहले थे शब्द अब दिव्यांगता बोलते हैं उसको, यदि कोई दिव्यांग है, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट। स्पोर्ट ग्रेडेशन सर्टिफिकेट, यदि कोई खिलाड़ी है उसके ग्रेडेशन का प्रमाण पत्र देना होगा उसको, क्योंकि उसका भी कोटा है, आरक्षण है ये सारे। डीनोटिफाइड ट्राइब, विमुक्त जाति सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन, यदि कोई एक्स सर्विसमैन का दावा कर रहा है कि मैं एक्स सर्विसमैन हूं, उसका प्रमाण पत्र, या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, या कोई पूर्व सैनिक का आश्रित है वो प्रमाण पत्र देगा। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, कोई स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित है वो प्रमाण पत्र देगा, या कोई FIR कॉपी, कोई इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी वगैरह है वो देनी होगी। देयरफॉर द एप्लीकेंट शैल प्रोवाइड परिवार पहचान नंबर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड आल्सो ऑल रिक्वायर्ड डाटा and particular and uploading all the required document relating to claim for reservation, educational qualification, experience and socio-economic criteria and such other detail as the government or the commission may seek from time to time। तो इसलिए सभी परीक्षार्थियों को, एप्लीकेंटों को, प्रार्थियों को ये सारे दस्तावेज देने होंगे जो भी ये इनका वर्णन किया है। बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वीडियो लंबा होगा, पहले मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं। ये सारे प्रमाण पत्र उसको अपलोड करने होंगे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए। द एप्लीकेंट हु हैव नीदर परिवार पहचान पत्र नंबर नोर आधार नंबर शैल आल्सो बी एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। पहले तो ये कह दिया कि ये चाहिए, परिवार पहचान नंबर भी चाहिए, आधार नंबर भी चाहिए, लेकिन ये छूट भी दी है कि यदि किसी के पास परिवार पहचान नंबर नहीं है और आधार नंबर नहीं है तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सरकार ने कहा नहीं होगा, उसका भी होगा, घबराने की जरूरत नहीं है।
इसलिए अंत में इसका जिक्र कर दिया कि उनका भी होगा जिनके पास परिवार पहचान नंबर नहीं है या आधार नंबर नहीं है, उनका भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर होगा। अर्थात इसकी गैर मौजूदगी में रजिस्ट्रेशन ना होने की बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाइए आप। नंबर 3 में कहा है ऑन रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेंट शैल बी एलोकेटेड ए रजिस्ट्रेशन नंबर विच शैल बी द रेफरेंस ID फॉर ऑल एक्शंस कमेंसिंग द एग्जामिनेशन एंड रिक्वायरमेंट प्रोसेस, कि जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उस प्रार्थी को एक ID दिया जाएगा, रेफरेंस के तौर पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा उसका, जो कि उसकी एक ID होगी, पहचान होगी। भर्ती प्रक्रिया के एग्जाम के लिए जो भी जरूरत है उन सब के प्रोसेस के भी, उनकी सब सारी प्रक्रिया में एक यही केवल रजिस्ट्रेशन नंबर वाली ID ही मानी जाएगी। An applicant who obtains the registration number and intends to offer the candidature for direct recruitment for the post of Group C or Group D in subsequent year shall not have to re-register but shall provide his consent online for consideration in subsequent year and pay the relevant fee if required। ये लाइन समझने वाली है दोस्तों कि यदि कोई भी प्रार्थी एक बार परीक्षा में अपीयर हो गया और वो दोबारा फिर अपनी वो पात्रता को आगे लंबित रखना चाहता है, आगे फिर परीक्षा देना चाहता है, वो संतुष्ट नहीं हुआ उससे पहली परीक्षा से, वो फिर आगे निरंतरता रखना चाहता है, तो उसको निरंतरता रखने की इजाजत है, बशर्ते वो अपनी लिखित में संस्तुति देगा, अपनी ऑफर देगा ऐसा जारी रखने के लिए, और कि जी वो आने वाले सालों में इसको जारी रखना चाहता है। उसके लिए यदि कोई फीस होगी तो वो भी देनी पड़ेगी यदि जरूरी है तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था। अब फीस का स्ट्रक्चर बताया कि इस परीक्षा के लिए फीस क्या क्या होंगी, तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये चार्ट में आप प्रस्तुत कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 5 पे फीस फॉर CET द प्रोसेसिंग फीस इन रुपीज, ये इन रुपीज है जो लिखा है 500, 1000, 250, ये शब्द जो है रुपीज हैं दोस्तों। फॉर टैक्स शैल बी एज अंडर, निम्नलिखित के अनुसार होंगे। ये कॉलम बनाए हैं, सीरियल नंबर, कैटेगरी रेजिडेंट ऑफ हरियाणा के हैं और नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा के लिए। कुछ ऐसे भी होंगे नॉन रेजिडेंट दूसरे राज्यों के, क्योंकि वो देश के किसी भी कोने में रहने वाला, किसी भी राज्य का देश का नागरिक होना चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। या रूलों में प्रावधान है, नेपाल भूटान के भी आते हैं, वो रूल में पढ़ोगे आप जब सर्विस में आओगे तो वो लोग भी आते हैं। तो इसलिए नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा में वो सारे आते हैं, अदर देन हरियाणा और रेजिडेंट में ये आते हैं। इसमें भी क्या है, पहला कॉलम हु प्रोवाइड PPN परिवार पहचान नंबर जो देता है या आधार नंबर देता है उनके लिए फीस क्या है, और जो ये PPN परिवार पहचान नंबर और आधार नंबर नहीं देता तो उनके लिए क्या फीस है। इसी तरह नॉन हरियाणा वालों के लिए भी जो पहचान पत्र जिसके पास नहीं है वो, और जो दूसरे हैं वो। मेल एप्लीकेंट ऑफ जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी के पुरुष प्रार्थी हैं वो हरियाणा वाले जिनके पास परिवार पहचान नंबर है 500 रुपये, आधार नंबर है 500 रुपये, आधार नंबर नहीं है तो 1000 रुपये। बाहर वालों के लिए भी यही फीस है 500, 1000। मेल एप्लीकेंट हु आर चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो पुरुष प्रार्थी एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं वो परिवार पहचान पत्र वाले 500 रुपये, नॉन पहचान पत्र वालों के 1000 रुपये, और बाहर के अदर देन हरियाणा वालों के भी सेम रेट है। नंबर 3 फीमेल एप्लीकेंट्स हु आर ऑफ जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी, महिला कोई सी भी कैटेगरी की है, महिला प्रार्थी चाहे वो जनरल की है या किसी आरक्षित की है या अन्य की है, OBC की है, SC की है, BC की है या किसी भी कैटेगरी की है, वो पहचान पत्र
और आधार नंबर वाली महिला के लिए 250 रुपये, और जिसके पास ये दोनों नंबर नहीं है 500 रुपये। और लेकिन जो नॉन रेजिडेंस है उनके लिए डबल फीस है दोस्तों। जिसके पास पहचान पत्र है, आधार नंबर है, उसके पास 500 रुपये, और जिसके पास परिवार पहचान नंबर नहीं है, आधार नंबर नहीं है, उसकी परिवार पहचान नंबर तो हो नहीं सकता है, अदर देन राणा के पास आधार नंबर हो सकता है, आधार नंबर जिसके पास नहीं है वो 1000 रुपये देगा। नंबर 4 पे एक्स सर्विसमैन, यही फीस जो महिलाओं के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यही फीस है, 250, 500 और 500, 1000। डिसेबल्ड पर्सन हु कवर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, एक नया एक्ट बना है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी 2016। पहले 1995 का था ये, अब 2016 का नया बन गया है। इसके अंतर्गत आने वाले दिव्यांग पर्सन, जो दिव्यांग हैं उनके लिए क्या है, वही महिला वाली फीस है जो 250, 500 और 500, 1000। 6 नंबर पे एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू SC बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए भी ये महिलाओं वाली ही फीस है, 250, 500 और 500, 1000। तो आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आपको ये बातें समझनी भी हैं। इसका बाकी का हिस्सा जो है हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस रिलेटिंग टू CET एग्जामिनेशन एंड स्कोर, प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द CET स्कोर बाय द कमीशन। नंबर 8 पे है ऑब्जेक्शन, रीडिंग आंसर कीज, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जुरिडिक्शन एंड पावर टू अमेंड। इन हिदायतों को रिवाइज करने के लिए, इनमें संशोधन करने के लिए यदि जो पावर हैं वो किसके पास हैं। तो अंत में वीडियो के मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल SP टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए आप बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपके पास मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र पहुंचे और मेरा भी हौसला अफजाई हो। इसी के साथ नमस्कार।